शेखर एक जीवनी एपिसोड 28 चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। क्लब की सदस्य संख्या बढ़ने लगी। शेखर को शक होने लगा कि इस वृद्धि के कारण क्लब के आदर्श नहीं बल्कि क्लब का संकेत व एंटीगोनम का फूल है। उसने कई बार देखा था, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे और अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा लेंगे। फिर भी शेखर के पास कोई उपाय नहीं था कि वह पहचान कर सके। अग्नि परीक्षा के सिवाय कोई परीक्षा नहीं है और सिर्फ परीक्षा के लिए अग्नि भड़काना उसकी दृष्टि में इतना बड़ा पाप है कि वह अब राम का भी आदर करने में अपने को असमर्थ पाता है। बहुत सोचकर शेखर ने एक हस्तलिखित पत्र निकालने का निश्चय किया जो क्लब के आदर्शों का प्रचार करे। मेंबरों से उसने लेख मांगे और स्वयं भी लिखने लगा। सदाशिव को चित्रण का काम सुपुर्द हुआ। टाइटल के लिए आरक्त एंटीगोनम का एक गुच्छ भीतर जो उसकी इच्छा हो। अंक करीब करीब तैयार हो गया था और बड़ी आतुरता से उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। यहाँ तक कि हॉस्टल के कई छात्र इस ताक में थे कि शेखर के कमरे से लिपि उड़ा ली जाए, क्योंकि प्रकाशन के बाद वह बहुत दिन तक तो मेंबरों में ही चक्कर काटेगा, उसके बाद कहीं उन्हें देखने को मिलेगा। पत्र में इतनी दिलचस्पी है, इससे शेखर बहुत प्रसन्न था, लेकिन उसी प्रसन्नता के कारण उसके कार्य में एक विघ्न भी हो रहा था। संपादकीय लेख तैयार नहीं हुआ था और जितनी ही प्रतीक्षा बढ़ती थी उतना ही शेखर का विकल्प, क्योंकि वह चाहता था संपादकीय लेख पढ़कर तहलका मच जाए, क्लब के विरोधियों के मुंह टूट जाए, उपहास गले में घुट जाए। तब एक दिन एक घटना घटी। राघवन ने कॉलेज से लौटकर बिस्तर बांधना शुरू किया। पूछने पर मालूम हुआ कि उसने 10 दिन की छुट्टी ली है और घर जा रहा है। क्या बात है, कुशल तो है? एकदम ऐसे जा रहे हो? सब ठीक है, काम से जा रहा हूँ। अरे भाई बताओ तो, क्या काम? बहुत पूछने पर राघवन ने रुकते रुकते कहा, भाई मेरी शादी हो रही है। शेखर ने अचकचा कर कहा, ऐं? थोड़ी देर बाद कुछ स्वस्थ होकर उसने प्रश्न पूछना आरंभ किया, कब, किससे, कैसे तय हुई, क्यों इत्यादि। राघवन पहले तो चुप रहा, फिर उसने बताना आरंभ किया कि पिता ने 5-6 वर्ष पहले सगाई कर दी थी। लड़की बड़े मालदार घर की है। राघवन ने उसे देखा नहीं है, ना वह शादी करना ही चाहता है, पर पिता जोर दे रहे हैं, तारीख भी तय कर दी है, इसलिए वह जा रहा है। तुम्हारी आयु कितनी है? आयु तो काफ़ी है, 20 वर्ष, लेकिन मैं अभी शेखर का क्रोध नहीं संभाल सका। शेखर अब क्रोध नहीं संभाल सका। आयु काफ़ी है यह कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? 20 वर्ष का हो गए हो और अभी इतना दम नहीं है कि ज़बरदस्ती शादी होने से रोक दो। नहीं करना चाहते शादी तो क्यों नहीं कहते कि नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं सुनता बात। एक बार कह दिया तो क्या बहादुरी की। तुम कोई भेड़ बकरी हो कि गले में रस्सी डालकर खींच ले जाएंगे और बलि दे देंगे? तुम आदमी हो, आदमी। और तुम कहते थे नौजवानों के दृढ़ बनाएंगे। तुम साथी बने थे हमारे इस काम में कि स्त्रियों को समर्थ बनाएंगे। तुम्हारी स्त्री उस आदमी का क्या आदर कर सकेगी जो उसके चोटी में गूँथे जाने के इनकार नहीं कर सका? क्योंकि मैं इसे शादी नहीं कहूँगा,
शादी तब होती जब तुम स्वयं अपनी इच्छा से उधर बढ़ते, स्वयं अपना संगी चुनते और फिर चाहे सारी दुनिया से लड़कर उसे ग्रहण करते। तुम राघवन को यह फटकार अच्छी नहीं लगी। झुंझलाए हुए स्वर में बोला, कहना आसान है, माँ बाप की इच्छा के खिलाफ मैं कैसे जाऊँ? उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया। क्या उनके प्रति मेरा कोई ऋण नहीं है? मैं इस बुढ़ापे में उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम इसे कायरता समझो तो समझो, मैं नहीं समझता। तुम सा हृदयहीन मैं ना होना चाहता हूँ। ऋण? लेकिन 20 वर्ष तक मेहनत करके उन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम अपने पैरों खड़े हो सको, स्वाधीन हो सको। क्या उसके प्रति तुम्हारा ऋण नहीं है? मानवता के प्रति तुम्हारा ऋण नहीं है? कल्पना करो कि 20 वर्ष बाद माता पिता यह पाएँ कि हमने अब तक एक नर नहीं, एक भेड़ की सेवा की है। कल्पना करो 20 साल के विवाहित जीवन के बाद स्त्री यह जाने कि मेरा और इस आदमी का साथ केवल इसलिए हुआ कि इसके पिता ने एक भेड़ मेरे पल्ले बांध दी। मैं ऐसा अभागा पिता या स्त्री हूँ तो आत्महत्या कर लूँ। राघवन, तुम भाई, मुझे कुछ मत कहो। मुझसे यह नहीं हो सकता। मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। जब तुम्हें ऐसी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा तब जानोगे। मजबूरी? हाँ, मजबूरी। तब माता पिता को क्यों बदनाम करते हो? मजबूरी उनकी ओर से नहीं है, तुम्हारी ओर से है। इस सूट के भीतर दुबकी हुई मिमियाती भेड़ की लाचारी है। शेखर पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। अपने कमरे में जाकर उसने क्लब का पत्र उठाया और संपादकीय के लिए खाली पेज खोलकर सामने रखा कलम उठाई और लिखने लगा। तब तक सब लेख लिखकर संशोधन के बाद सुंदर अक्षरों में नकल किए जा रहे थे, लेकिन इस समय शेखर के भीतर मानो एक भट्ठी धधक रही थी, जिससे उसके विचार शीशे की तरह उबल रहे थे और ठीक ढले ढलाए बाहर आ रहे थे। उनमें जरा भी संशोधन संवर्धन करने की ज़रूरत नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। साहित्य में, समाज में, कला में, जीवन में सब जगह वही मनमोहक आरंभ, वही मनमोहक प्रवाह और अंत में वही गहरी खड्ड। प्राणों का पक्षी उड़ान भरता है, लगता है कि वह आकाश की छत को छू लेगा, लेकिन एकाएक वह टूटकर गिर जाता है, मानो बिजली का मार से नष्ट हो गया हो। हम लोग खूब बढ़िया इमारत बनाते हैं, एक एक पत्थर जोड़कर मंदिर सजाते हैं, लेकिन अंत में जब प्लस्तर होने लगता है तब सारा घटाटोप पैरों के धूल हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। यह क्यों? यह इसलिए कि हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है। हमारे विशाल भावनाओं की नींव खोखली है और जैसा कि साख भी कहते हैं, हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते हैं। समाज की सड़ती हुई हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। शेखर ने अभी लिखना समाप्त नहीं किया था कि अंधेरा हो गया। वो बत्ती जलाने के लिए उठा कि उसे मालूम हुआ उसके माथे और नाक पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंद है। वह जरा हवा लेने के लिए बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगा और भी कुछ एक लड़के घर जा रहे थे। मालूम हुआ कि उन दिनों शादी के लिए साइत अच्छी है, उसके बाद कई महीने तक ब्याह नहीं हो सकेंगे। यह भी मालूम हुआ कि किसी लड़के ने अपनी भविष्यत पत्नी को देखा नहीं है और ना किसी की इतनी जल्दी ब्याह कर लेने की इच्छा है। शेखर एक लंबी सांस लेकर लौट आया और फिर लिखने लगा। प्रत्येक भारतीय नौजवान अपनी शादी पर पछताता है और प्रत्येक उसके लिए माँ बाप को दोषी ठहराता है। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप ने जोर दिया, परिस्थिति ऐसी हो गई, इत्यादि। इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक भारतीय नौजवान अपने माँ बाप का गुलाम है और वे चाहते हैं शासक की गुलामी से निकलना। स्वयं परमात्मा को गुलामी से निकलने की बात करते हैं वे।
वे जो जीवन के अंधकूप में खचाखच भरे हुए हैं और जो अपने ऊपर कुटुंब रूपी ढक्कन मूंद कर उस अंधकूप को और भी अंधेरा और प्राण घातक बना रहे हैं। कलम में स्याही चुक गई, लेकिन संपादकीय भी समाप्त हो गया था। उसकी आखिरी पंक्तियों को सूखती हुई कलम से ही किसी प्रकार घसीटकर शेखर ने कलम रख दी। तब एक क्षण के लिए उसे एकाएक लगा कि वह अकेला है और एक सखा चाहता है। उसने मेज पर अपने खुले हुए संपादकीय लेख पर सिर टिका दिया और एक बड़ी लंबी सांस ली। फिर वह उठा, कोट की जेब में से कुछ पैसे निकालकर जेब में डाले और हॉस्टल की सीढ़ियाँ उतर आया। नीचे कॉमन रूम के बाहर 2-3 लड़कों के बीच सदाशिव खड़ा था। उससे शेखर ने कहा, एंटीगोनम प्रकाशित हो गया है, मेरी मेज पर रखा है, ले लो। और इस समाचार से जागे हुए कुतूहल को न देखता हुआ बाहर निकल गया। एंटीगोनम की उस बहुप्रदा बेल से उसने फूलों का एक गुच्छा तोड़ा और फिर समुद्र की ओर चल दिया। शेखर ने देखा कि वह बेवकूफ़ है और सिर्फ हॉस्टल ही नहीं, सारी क्लास और सारा कॉलेज इस बात को जानता है कि वह बेवकूफ़ है। कॉलेज में वह एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, तब उसे लगता है कि आने जाने वाले सब लोगों की आंखें उस पर लगी है और उन आंखों में उपहास है। क्या उस एंटीगोनम के फूल के कारण? लेकिन वह तो बहुत से लड़के लगाते हैं, उन पर कोई नहीं हंसता। मानो लोग जानते हैं कि एंटीगोनम फूल को हो चाहे किसी के बटन में लगा वह शेखर के ही कारण है। और सब लोग क्लब की बात भी जानते हैं, उसके पत्र की बात भी जानते हैं। कुछ एक ऊंची क्लासों के लड़के जो दूसरे कॉलेजों से आते हैं, वे तक उसकी ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं और उनकी मुस्कुराहट में शेखर को दिख जाता है कि वे भी उसकी बेवकूफ़ी जानते हैं। कभी कभी कोई आवाज़ें भी कसता है, ब्रह्मचारी जी व प्रोफेसर साहब जा रहे हैं। कभी 2-4 लड़के साथ चल रहे होते हैं तो एक सुनाकर कहता, यार तुम सब तो भेड़े, और बाकी भेड़ों की तरह मिमियाने लगते। शेखर दुख और ग्लानि से भरकर सोचता, इन लोगों को मुझसे कब का बैर है। मैं बेवकूफ़ हूँ सही, ये लोग जानते भी हैं सही, लेकिन ये लोग हर समय उसकी याद क्यों दिलाते हैं, जबकि मैं भूलता नहीं हूँ। और वह अपने पीड़ित अभिमान को छिपाने के लिए और भी तन कर चलता। उसके बटन में एंटीगोनम का फूल मानो और भी आरक्त होकर चमक उठता। और तब शेखर देखता कि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी शायद उसका उपहास कर रही हैं, लेकिन इससे उसे दुख नहीं, एक जलन होती थी। पुरुष उसे बेवकूफ़ समझकर हंसे, यह बात उसकी समझ में आती थी, क्योंकि वह उनके अधिकारों का खंडन करता था। लेकिन ये लड़कियां, वे अपनी आज़ादी का आदर नहीं करती तो क्या उसकी सद्भावना के प्रति क्षमा भाव भी नहीं रख सकती। कभी वह सोचता, पुरुषों ने ही उन्हें इतना कमीना बना दिया कि उदारता उनमें रही ही नहीं। लेकिन न जाने क्यों उसे लगता कि यह तर्क झूठ है। कमीनापन भले ही पुरुषों ने पैदा किया हो, लेकिन यह उपहास वृत्ति उसकी स्वाभाविक है और वह उसे सहृदय नहीं होता था कि नारी में, भारत की उस नारी में जिसमें वह भविष्य की आशा देखता था, इस प्रकार की मौलिक कठोरता हो। वे उसे घृणा करे, यह उसे स्वीकार्य था, हंसे या नहीं। लेकिन एक दिन उसके एक सहपाठी ने उसे कहा, भाई सोची तुमने दूर की। शेखर ने क्षीण विस्मय से कहा, क्या? यही सब सुधार उधार की बातें, शादी ना करना, औरतों से दूर रहना, वगैरह वगैरह। क्या मतलब? हाँ भाई है,
गजब की चाल, आखिर बात क्या है? शेखर कुछ खींच कर बोला। अरे भाई, एक हम हैं कि कोई कभी हमारी तरफ देखता भी नहीं, तरस के रह जाते हैं। एक तुम हो कि हर वक्त तुम्हारी चर्चा रहती है, कॉलेज भर की लड़कियां तुम्हारी राह देखती हैं और क्लास की लड़कियां तो तुम पर मरती हैं। शेखर ने कुछ और झिक खींच कर और काफ़ी सा विस्मित होकर कहा, तुम एक ही बेवकूफ़ निकले। अरे उन्हें कैसे मुझसे आदमी में दिलचस्पी होगी? मैं तो उनके पास नहीं फटकता, न मुझे। अजी रहने दो, बहुत बनो मत। क्या लड़कियां उन लोगों को पसंद करती हैं जो उनके पीछे जूते चटकारते फिरते हैं? वैसे लोगों की वो तो परवाह ही नहीं करती। वे जानती हैं कि ये तो बेदाम के गुलाम हैं। उन्हें वह आदमी पसंद होता है जिसे जीतने में शिकार का लुत्फ़ आए, कुछ खतरा हो, कुछ तकलीफ़ हो। तुमको किसी ने लड़की की छाँ के पास भी नहीं देखा। इससे जो लड़की अपनी किताबें तुम्हारी खोपड़ी पर लाद कर तुम्हें अपने पीछे पीछे घसीट सकेगी, वह अपने को रानी क्रिस्टीना से कम नहीं समझेगी। तुम निश्चय मानो, तुम्हारी पाँचों घी में है। शेखर को एकदम क्रोध हो आया, लेकिन साथ ही उसे यह भी याद आया 3-4 दिन पहले क्लास की एक लड़की ने उससे पूछा था, समाज के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं एक निबंध लिखना चाहती हूँ, उसके लिए शेखर ने उत्तर दिया। मैं अपने लेख ला दूँगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसने जोर दिया था कि वह स्वयं शेखर से सुनना चाहती है, और तब शेखर ने लाइब्रेरी में बैठकर मेहनत और काफ़ी कष्ट से अपने विचार उसे सुनाए थे और पढ़ने के लिए कुछ किताबें बताई थी। उसने बातें काफ़ी कड़वी कही थी और चलने पर यह देखकर हैरान हुआ था कि नमस्कार के साथ उसे इतनी मधुर हंसी क्यों मिली है। अब याद आते ही उसका हृदय एक संशय से भर गया कि कहीं सहपाठी की बात ठीक तो नहीं है। उसने क्रोध में उसे कहा, तुम अपने गंदे विचार अपने पास रखो, समझे? मुझे इस सब बकवाद में से मतलब नहीं है। लेकिन उसका मन एक उद्वेग से भर गया कि लोग उसके विचारों को, उद्देश्यों को ना देखकर उसे ही देख रहे हैं। वह क्लास की लड़कियों से और भी बचने लगा। जहाँ तक हो सकता ऐसे समय क्लास में आता कि कोई उससे बात न कर सके, और सबसे पहले उठकर पिछवाड़े से बाहर निकल जाता। अपनी ओर से ध्यान हटाने के लिए उसने एंटीगोनम का फूल लगाना भी छोड़ दिया, लेकिन उसे लगने लगा कि इसका असर उल्टा ही हो रहा है। जिस दिन वह पहले बिना फूल लगाए आया, उस दिन उसने देखा बोर्ड पर 3-4 गुच्छे एंटीगोनम के टंगे हैं, और सामने लड़कियों के बेंच पर भी 2-1 फूल किसी ने रख दिए हैं। दूसरे दिन किसी ने बोर्ड पर लिख दिया था, शेखर के फूल कहाँ हैं? अगली बेंचों से पूछो। अगली बेंचों पर लड़कियां बैठती थीं। उसने देखा कि उसका निस्तार नहीं है। कभी वह कहीं भाग जाना चाहता, कभी वह चाहता कि किसी लड़की से पूछे। सब लड़कियों से पूछे वे क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं उससे। क्या सचमुच उनका वही विचार है जो लड़के अनुमान करते हैं, जो लड़कों के बोर्ड पर लिखे वाक्यों से ध्वनित होता है? फिर कभी उसे लगता कि अगर सचमुच वही बात है, तब तो वह पूछकर और बेवकूफ़ बनेगा। यह सब परिणामहीन उलझन उसे खाने लगी। एक दिन उसने पाया
कि वह अकारण हर समय उन लड़कियों की बात सोचता रहता है। क्लास में कुछ पूछता है या प्रोफेसर के प्रश्न का उत्तर देता है तो अपने को उस ध्यान में लगा पाता है कि उसका असर उन लड़कियों पर कैसा होता है। जिस दिन उसने पहले पहल यह जाना, उस दिन वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या मैं सचमुच हार गया? क्या वह रोमांटिक विचार ठीक है और स्त्री नियति बनकर पुरुष को अनजाने अपना गुलाम बनाती और उसके प्राण ले लेती है? वह नहीं मानेगा इसे, नहीं मानेगा वह नियति का गुलाम नहीं है, उसका प्रतिद्वंद्वी है। वह उसी दम क्लास से उठकर बाहर चला गया। 2-3 घंटे बाहर भटकता रहा और अंत में मानो अभिभूत सा होकर समुद्र की ओर चल पड़ा। लेकिन उस दिन उसे समुद्र से भी सांत्वना नहीं मिली। तब वह लौटकर अपनी रात्रि पाठशाला में जा बैठा और बच्चों से बातें करने लगा। परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे। शेखर का कॉलेज तैयारी की छुट्टियों के लिए बंद होने वाला था और यह निश्चय हो गया था कि छुट्टियां होते ही रात्रि पाठशाला भी बंद कर दी जाए और कॉलेज दोबारा खुलने पर खुले। इस शीघ्र आने वाली 4 महीने की लंबी अवधि का पर बालक कुछ खिन्न थे, इसलिए शेखर का स्वागत उन्होंने अधिक उत्साह से किया और शेखर थोड़ी देर के लिए नारी जाति और अपनी मुसीबतों को भूल गया। उन बच्चों के मध्य में उसे लगा कि वह रक्षक है, समर्थ है। वह भूल गया कि वह एक भयाक्रांत, थका हुआ और बेवकूफ़ शिकार है जिसके पीछे कई शिकारी लगे हैं। समुद्र के किनारे खुली धूप में दोपहर भर नंगे बदन भटक कर शेखर शाम को घर लौटा। वह नहाने गया था, पर नहाने पर भी उसकी अशांति दूर नहीं हुई थी और वह अपने कपड़े कंधे पर लाद कर तपती हुई रेत में भटका किया था। जब उसका बदन धूप से जलकर स्याह पड़ने लगा था, तब दोबारा नहाकर और कपड़े पहनकर वह घर आया था। हॉस्टल के जीने पर चढ़ते ही उसने देखा उसके कमरे के बाहर रात्रि पाठशाला की उसकी क्लास के 2 लड़के पड़े हैं। उसने जल्दी में पास जाकर पूछा, क्या है शाम? शाम शिव ने चुपचाप एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। शेखर खोलकर पढ़ने लगा। बड़ी मेहनत से काट कर बनाए गए कार्ड पर बड़े बड़े अपढ़ अक्षरों में लिखा था कि उसी रात रात्रि पाठशाला के छात्रों की ओर से अध्यापकों की विदाई का जलसा होगा और उसमें अध्यापक चंद्रशेखर की प्रतीक्षा है। शेखर का हृदय की एक मीठी करुणा ने छू दिया। उसने पूछा, औरों को ही बुलाया है? जी हाँ, सबको बुलाया है, पर अध्यापक सदाशिव के सिवाय बाकी नहीं आएंगे। क्यों? लड़कों ने उत्तर नहीं दिया। तब शेखर ने पूछा, जलसे में क्या होगा? अभिनंदन पढ़ा जाएगा। और दोनों लड़के एक दूसरे की ओर देखकर रह गए, बोले नहीं। शेखर ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों, कोई भेद है क्या? कुछ शरारत सूझी है? लड़कों ने कहा, बताने को मना किया है, पर साथ ही शेखर के मुस्कुराने से जैसे कुछ खुलकर उन्होंने कहा, जलपान भी होगा। हैं? कहकर शेखर चुप हो गया। उसके मन में आया कि पूछे, इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन उनके स्नेह के ख्याल से वह ऐसा भर गया कि यह प्रश्न पूछना अपमान सा लगा। उसने कहा, अच्छा तुम लोग चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लड़के चले गए। शेखर ने अविश्वास करना नहीं सीखा था, लेकिन आज न जाने क्यों उसके मन में आया कि लोग निमंत्रण नहीं
स्वीकार कर रहे हैं, वे खाने के डर से ही वैसा कर रहे हैं। उस बोर्डिंग में अछूत वर्गों के ही लोग रहते थे। उनमें भी यह भाव कि स्कूल के लड़के अछूत हैं, और शायद यह भी कि वे कंगाल और गंदे हैं। मन ही मन शेखर ने तय किया कि वह अगले वर्ष इन लोगों का सहयोग नहीं मांगेगा, बल्कि मिलने पर अस्वीकार कर देगा। उसने फिर स्नान किया, अच्छे सफ़ेद कपड़े पहने। फिर उसने अपने एक नए एल्बम में से 30 चित्र निकाले। नीचे उतरकर एंटीगोनम के बहुत से फूल लिए और रात्रि पाठशाला की ओर चल पड़ा। सदाशिव कहीं बाहर गया था और वहाँ से सीधा ही पाठशाला पहुँचने वाला था। जब जलपान करते करते शेखर और सदाशिव मीठे उलहने के साथ उन 26-27 छात्रों और छात्राओं, स्कूल में 3 छोटी लड़कियां भी आती थीं, को कह चुके कि उन्होंने बिना उनसे पूछे जलपान के लिए आपस में चंदा इकट्ठा करके ठीक नहीं किया। और जलपान के बाद शेखर सब छात्र छात्राओं को चित्र और फूल बांट चुका। उनके अभिवादन के लिए जुड़े हुए हाथों को पकड़कर रूंधे गले से कह चुका, देखो पागल मत बनो। और इसके बाद सदाशिव भी थोड़े से शब्दों में उन सबको धन्यवाद दे चुका। तब शेखर को चलने के लिए तैयार पाकर बच्चों ने कहा, शेखर दादा आप चुप ही रहेंगे? अध्यापक शेखर से शेखर दादा बनकर वह चुप नहीं रह सका, लेकिन बोलना तो पहले उसे असंभव हो रहा था। और फिर शेखर अक्षर ज्ञान कराने और थोड़ा बहुत काम चलाने लायक तमिल तो जानता था। इतनी कहाँ जानता था कि उसने समय के भाव व्यक्त कर सके, जिन्हें कि वह अपनी भाषा में भी नहीं कर सकता। लेकिन अपने पर जमी हुई एकटक भोली आँखों से मानो वह संवेदन की एक नई भाषा सीखने लगा, और वह हिंदी, अंग्रेजी, तमिल की विचित्र खिचड़ी बनकर उसके मुंह से निकल पड़ी। पहले मैं समझता था मैं आपकी सेवा करने आया हूँ, मेरी देन है, लेकिन आप लोगों ने मुझे सिखाया है कि वह झूठ था। हम लोग अपने घमंड में रहकर बूढ़े हो गए हैं, सूखे काठ की तरह अकड़ गए हैं। अब हमें आपसे विनय सीखना है, आपसे नरमाई पानी है, आपसे नया जीवन और नया यौवन पाना है। आज मैं आपकी ज़बान पर यह छोटे छोटे अर्थ के अक्षर देखता हूँ, जो हम कायदे में से आपको सिखाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इस ज़बान पर एक नई भाषा के शब्द होंगे, जिनमें अर्थ होगा। वह ताकत होगी जो उथल पुथल मचा देगी और जाति और संप्रदाय का नाश कर देगी। एक नया धर्म पैदा करेगी जिसमें हम और आप भाई होंगे, सगे होंगे। आज वह दिन नहीं आया है तो इसलिए कि हमारे और आपके दिलों में वह नहीं है, लेकिन वह आएगा शीघ्र। शेखर ने अपनी भारी होते हुए गले को जरा आराम देने के लिए चुप होकर चारों ओर देखा। कुछ लड़के उसकी बात समझ रहे थे, कुछ नहीं समझ रहे थे, लेकिन फिर भी स्नेह से उसकी ओर देख रहे थे। यह देखकर उसे भीतर फिर कुछ उमड़ आया। उसने सदाशिव को पुकारा, सदाशिव मेरी बात ये नहीं समझ रहे हैं, तुम सुनो और मेरी ओर से अनुवाद कर देना। और फिर कहने लगा, जिन लोगों के साथ रहना और खाना मैंने स्वयं चुना है, वे सभी अछूत हैं, आदर्शनीय हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, उनमें मैंने मित्र पाए हैं, भाई पाए हैं। कोई उन्हें पूछता नहीं है, देखता नहीं है, उनके पास नहीं जाता है, इसलिए उनके दिल सच्चे हैं, ताज़े हैं और आग से भरे हैं।
उन लोगों से कोई बात नहीं करता, इसलिए उसमें अनुभूति और भी तीखी है। आप ही वे लोग हैं, आप ही मेरे संगी और स्नेही हैं, आप ही मेरे कार्यक्षेत्र हैं और आप ही मेरी शक्ति। मैंने आपको अपनाया है, पहचाना है और मैं इसमें सुखी हूँ। लेकिन आप इसके लिए कृतज्ञ मत होइए। आप उस तरह अपने को छोटा मत बनाइए। मैं ब्राह्मण होकर आप लोगों को अपने साथ ले रहा हूँ, ऐसा भाव मुझ में नहीं है। मैं स्वयं आपके साथ आया हूँ। भीतर कहीं मैं भी अछूत हूँ, आपका कोई हूँ। मैंने अपना आपको दान नहीं किया, मैंने आपको पाया है। शेखर चुप हो गया। सदाशिव आगे आकर उसके वक्तव्य का अनुवाद करने लगा। लड़के उसे सुनने लगे। जो वयस्क थे वे कुछ करुण से स्नेह से शेखर की ओर देखने लगे। उनके पीछे शेखर ने देखा कि एक लड़का दो हार लिए खड़ा है और एकाएक वह अभिभूत हो गया। हल से जोती हुई भूमि की तरह टूटा हुआ सा अनुभव करने लगा। सदाशिव वह बात समाप्त करने से पहले वह उठा और तेज़ी से बाहर निकल गया। पीछे उसने अनुमान से जाना कि कुछ गड़बड़ फैली है। कुछ लोग उसे रोकने निकले हैं। वह भागा। भूलना गलत है, भूलना असंभव है। वह भाराक्रांत है, थका हुआ है, बेवकूफ़ है और चारों तरफ से घिरा हुआ है।